क्लास 6 की मात्र और मात्र 65 रुपये की है, 65। अगर वही बुक मैथ की कक्षा 6 में प्राइवेट लगी हुई है 650 रुपये की। अब आप समझिए, वही बुक 65 रुपये की NCERT की जो कि स्तरीय बुक है, अब उसी जगह पर मात्र 65 रुपये की जगह 650 रुपये की बुक प्राइवेट। फ्रेंड्स, SSC एजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। काफ़ी दिनों बाद वीडियो लेकर आए हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। आजकल हम ऐसे मुद्दों को हम चुन रहे हैं जिनका सरोकार आपसे हो। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आप जानते हैं इस समय अप्रैल का महीना चल रहा है, और अप्रैल यानी उन स्टूडेंट्स का एडमिशन जो पिछली कक्षा को पास कर चुके हैं और अगली कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। अभी यूपी की हम बात करें अगर, तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट नहीं आया हुआ है, लेकिन बाकी जो कक्षाएं हैं उनके एग्जामिनेशन भी हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुके हैं और अगली कक्षा में प्रवेश भी हो चुका है। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे, आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली शिक्षा व्यवस्था पर। प्राइवेट स्कूलों में जो मिडिल वर्ग है, क्या वो अपने बच्चों को शिक्षा दे पा रहा है? अगर दे पा रहा तो कैसे? शिक्षा व्यवस्था किस ओर जा रही है और सरकारों का इसमें क्या योगदान है और सरकारें क्या इसमें योगदान निभा रही हैं, और सरकारों का वादा क्या था और सरकारें पहुंची कहां तक है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे उठाने वाले हैं। अगर आप हो सके तो इस मुहिम को जुड़िएगा। शायद अगर आपके भी बच्चे वहाँ पर जाते होंगे तब हाँ हो सकता है कुछ लोगों को बातें निगेटिव लग सके, लेकिन बातें असली हम यहाँ पर आज उठाने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि हम बताना चाहते हैं, आप भी जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल इतनी तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं हर जगह पर। आप देख रहे होंगे आपके गली मोहल्ले में एक एक दो दो स्कूल खुल जा रहे हैं। खुले रहे, अच्छी बात है। शिक्षा के लिए स्कूलों का होना बहुत ही आवश्यक है। पहले था, अगर हम भारत आज़ाद होने के बाद की बात करें तो स्कूल इसलिए खोले जाते थे ताकि लोगों को शिक्षा मिल सके और उस शिक्षा के द्वारा लोग जो है आगे बढ़ सके। दोस्तों, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि जो शिक्षा व्यवस्था उसके बाद बदली, उसमें एक बिजनेस डेवलप हुआ, और एक ऐसा बिजनेस कि शायद अब की बार अगर छप्पड़ रख के स्कूल चालू किया गया तो अगले 2 साल बाद एक बिल्डिंग से लेकर बस तक खड़ी हो जाती हैं। और हम इस मुद्दे को क्यों लेकर आज आए हुए हैं? क्योंकि हम इससे खुद भुक्तभोगी हैं, इसलिए। अब आप समझिए, खेल कैसे कैसे होता है प्राइवेट स्कूलों में। क्या ऐसे है कि जो रुचि सबकी प्राइवेट स्कूलों को खोलने में लग गई है, सरकार भी क्यों इन लोगों को परमिशन दे रखी है कि हाँ आप जो है प्राइवेट स्कूल खोलिए। और पूरी तरीके से जो मध्यम वर्ग है, देखिए जो एक उच्च वर्ग है, एकदम उच्च वर्ग है। जैसे अभी आपने कल की शायद एक वीडियो आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले की वीडियो है कि अधिकतर जितने भी नेता हैं, वो चाहे लोकल लेवल के नेता हों या नेशनल लेवल के नेता हों, उनके बच्चे इंडिया में नहीं पढ़ते। इंडिया के बाहर ब्रिटेन में पढ़ते हैं, या अमेरिका में पढ़ते हैं, या किसी अन्य देश में जहाँ पर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि वो नेता आज तक अपने यहाँ, अब हो सकता है कि सरकार अपना कहकर पीठ थपथपा सकती है कि अभी जो पूरे विश्व में विश्वविद्यालय की रैंकिंग आई हुई है, उस रैंकिंग में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय इंडिया में टॉप पर है। अब आप समझ सकते हैं कि इसके अलावा भी IIM के भी 2 कॉलेजेस उसमें शामिल हैं। दोस्तों, लेकिन ये मुद्दा कोई नहीं है, क्योंकि मुद्दा इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक, एक बार आपको याद होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया था कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके बच्चों को प्राइवेट नहीं बल्कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य होगा। लेकिन बाद में वो फैसला पलटा गया। लेकिन अगर वो फैसला लागू होता, अब आप समझिए जितने अधिकारी हैं, क्या इनके बच्चे कभी प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाते हैं? नहीं जाते। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि तो घिसी पिटी बात हम यहाँ पर आज कर रहे हैं, जो सब जानते हैं, लेकिन मुद्दा अभी बहुत बाकी है। मुद्दे अभी बहुत बाकी हैं। क्यों बाकी है? दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, शायद आप इस मुहिम में जुड़ जाए अगर तो अच्छा होगा, क्योंकि आप भी शायद देखिए, एक 3 क्लास इस समय डेवलप हो रहे हैं इंडिया में। एक एकदम उच्च वर्ग है जिसमें हमारे ब्यूरोक्रेट्स यानी नौकरशाह IAS PCS और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो शामिल हैं। हमारे राजनेता शामिल हैं। राजनेताओं के अलावा भी बहुत बिजनेसमैन हैं, वो शामिल हैं। एक एलीट वर्ग, उच्च वर्ग इसमें शामिल है। उसके बाद जो मिडिल वर्ग है, एक जो नौकरी पेशा है, छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, और भी बहुत चीज़ें हैं, तो
यानी कहने का मतलब ये नौकरी पेशा से लेकर अन्य चीज़ें जो है फैलाए हुए, जो कि इतना कमा ले रहा है कि अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल में पढ़ा पाएगा और अपने खर्चों को चला पाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि वो जो मध्य वर्ग है इतना कमाता ही है कि वो बचत नहीं कर पाता। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि तकिए के नीचे पैसा रख के सोने के लिए उसके पास नहीं है, स्विस बैंक में जमा करने के लिए नहीं है, ना तो बैंकों में जमा करने के लिए उसके पास पैसे हैं। क्यों? क्योंकि ये मध्य वर्ग इतना कमाता ही है कि बड़ी मुश्किल में अपने बच्चों को पढ़ा पाता है प्राइवेट स्कूलों में। अब आप देखिए, सीबीएसई बोर्ड के चाहे स्कूल हो चाहे यूपी बोर्ड की स्कूल हो, हम खासकर उत्तर प्रदेश की हम परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। याद हो अभी हम हो सकता है क्लिप हम ढूंढेंगे, अगर मिल जाएगी तभी हम यहाँ पर प्ले करेंगे। यूपी में खास करके हम भाजपा की बात कर रहे हैं। जब बीजेपी सरकार बनी थी यहाँ पर, तो योगी आदित्यनाथ ने, जो मुख्यमंत्री हैं इस समय, उन्होंने कहा था कि हमारी प्राथमिकता होगी, नहीं, उप मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमारी प्राथमिकता होगी कि इसी पंचवर्षीय योजना में, हम पिछली पंचवर्षीय की हम बात कर रहे हैं, सभी स्कूलों में एनसीईआरटी बुक लागू कर देंगे। लेकिन क्या आज तक लागू हो पाई? एक चीज़, फी स्ट्रक्चर के लिए उन्होंने बातें कही थी कि हम एक फी स्ट्रक्चर बनाएंगे और वो फी स्ट्रक्चर लागू होगा। क्या वो फी स्ट्रक्चर आज तक लागू हो पाया? क्यों नहीं लागू हो पाया? इसके पीछे पहले चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप देखे होंगे आपके अगल बगल जितने भी बड़े स्कूल हैं, कॉन्वेंट स्कूल हैं, वे या तो क्रिश्चियन जो डेवलप हुए स्कूल हैं जो है, जैसे सेंट जोसेफ करके हो गए, या जो सेंट करके ऐसे ऐसे बहुत से ढेर सारे स्कूल खुले हुए हैं, या तो वो होंगे, या वो स्कूल किसी राजनेता के होंगे, ब्यूरोक्रेट्स के होंगे। अब आप समझिए, कौन अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा? क्यों? कौन पैर कुल्हाड़ी मारेगा मतलब क्या हुआ? आप जानते हैं कि जितने भी स्कूल और कॉलेजेस हैं, वो चाहे नर्सिंग कॉलेज को ले लीजिए, डिग्री कॉलेज को ले लीजिए, प्ले ग्रुप को ले लीजिए, इंटरमीडिएट कॉलेजेस को ले लीजिए, इन सभी की बात कर रहे हैं। इस सभी में अगर हम देखें तो 70% से अधिक कॉलेजेस इन लोगों के हैं। अब बात घुमाते हैं, घूमकर बात यहाँ पर आती है कि जो संसद भवन है, राज्यों की विधानसभा है, उसमें बैठता कौन है? कानून कौन बनाता है? हमारे राजनेता। उनका सपोर्ट कौन करते हैं? हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे नौकरशाह, आईएएस, पीसीएस, ये सब जो हैं। अब आप समझिए कि ताली बजानी है तो दोनों हाथ जुड़े हुए हैं। यानी कहने का मतलब हो गया कि इनको भी ज़रूरत है और इनको भी ज़रूरत है। अब कौन इसमें जमात मोल ले? कानून इनको ही बनाना है कि फीस कितनी लेनी है, स्कूल डेवलपमेंट कैसे होना है, किताबें कौन सी लगनी है, इत्यादि इत्यादि। अब आप समझ सकते हैं कि एक प्ले ग्रुप में अगर आप एडमिशन कराने जाएंगे तो 5 से लेकर 10,000 रुपये तक वार्षिक चंदे के रूप में ले लिया जाता है। इन उसमें बिल्डिंग फीस है और पंखा है, कूलर है, पंखा, मतलब दुनिया भर की चीज़ें जोड़कर आपको 5 से लेकर 10,000 रुपये तक सिंपल वे में बना दिया जाएगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, एक प्ले ग्रुप में मिनिमम, अभी मैं किताब अपने पास रखा नहीं हूँ, लेकिन अपने बेटे की बुक की बात कर रहे हैं, 12 प्ले ग्रुप में है, LKG में लड़का है भी, 12 किताबें लगी हुई हैं उसमें, 12 बुक्स। अब आप समझ सकते हैं कि 12 किताब बच्चा कैसे पढ़ेगा वो। उसमें से 4 से 5 किताबें ऐसी हैं जो शायद साल भर जो है उसको ओपन करके देखी नहीं जाएंगी। क्यों देखी नहीं जाएंगी? इसलिए नहीं देखी जाएंगी क्योंकि वो या तो पेंटिंग के लिए हैं किताबें, या तो पेंटिंग से संबंधित अन्य आर्ट वर्क है और भी चीज़ें हैं, उससे जुड़ी हुई किताबें हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इससे जुड़ी हुई किताबों को कैसे देखा। और सुनिए मज़े की बात, एक आर्ट की बुक मिनिमम, अगर हमको लगता है शायद सबसे सस्ती किताब बनेगी तो 300 से लेकर 500 के बीच में, जिसमें कितने अगर पन्ने गिनेंगे तो 10 पन्ने ज़्यादा नहीं होंगे, 10 पेज, कहेंगे मोटी किताबें, अच्छी स्टैंडर्ड किताबें हैं। अब आप समझिए उसमें दिया क्या होता है, उसमें स्टैंडर्ड क्या है, ऑलरेडी सेप बना हुआ है, उसमें केवल बच्चे को काला करना है। कैसा स्टैंडर्ड आ रहा है इसमें? अब आप समझिए कि 550 रुपये की अगर बुक है, एक आर्ट की बुक है, प्ले ग्रुप की, LKG की, UKG की, अब आप 12 बुक जोड़ लीजिए कितनी। अब इसके पीछे का खेल समझ लिए थोड़ा सा, अगर आप जानकार हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो आपको हम बताते हैं खेल कहाँ से शुरू होता है। खेल शुरू यहाँ पर होता है, ऐसा प्रकाशन होता है, प्रकाशन
होगा कि उस प्रकाशन, जो प्रकाशन लिखा हुआ है, जिस प्रकाशन की किताब लगी हुई है, उस प्रकाशन में भी आप चले जाएंगे पुस्तक खरीदने के लिए तो बुक नहीं मिलेगी आपको। केवल और केवल बुक कहाँ से मिलेगी? या तो जो दुकान लगी हुई है, अटैच्ड है स्कूल से, उस पर मिलेगी, या तो स्कूल में ही मिलेगी। अब बात समझिए, किताब पब्लिकेशन जारी बना, उसके बाद तुरंत कॉलेज से मिला गया। अब प्रकाशन वाले ये कहते हैं कि भैया हमारी कोई गलती नहीं है। क्यों गलती नहीं है? क्योंकि जो 550 रुपये की किताब है, इसमें से हमारा केवल मुश्किल से 200 रुपये है। अब बाकी का जो है इसमें वो अन्य खर्चे हैं जिसमें हमने स्कूल को दिया है। अब मेन तो मैटर वहाँ पर है कि स्कूल को दिया है। स्कूल, अभी आप कुछ लोग कह देंगे कि आपके पास प्रमाण क्या है? प्रमाण की बात जरूरत ही नहीं, तो सभी जानते हैं कि क्या खेल चल रहा है इस समय। स्कूल का परसेंटेज फिक्स हो गया। अगर ऐसा नहीं है तो किताबें कहीं से मिल जानी चाहिए और किसी भी प्रकाशन की। और चलिए, ये तो चलिए एक छोटी सी बात हुई। पहले हम लोग पढ़ते थे तो जो बुक अभी हम पढ़ रहे हैं, अगली साल उस बुक को हम अपने से छोटे वाले को, जो पीछे क्लास में था, उसको हम दे देते, भैया लो जो है हम पुरानी किताबें दूसरों को दे देते पढ़ने के लिए, भैया तुम पढ़ो, यानी वो पढ़ लेता था। लेकिन अब क्या है, एक बार जो किताब कक्षा 4 में पढ़ लिया बच्चा, तो दोबारा 4 में पहुंचने वाला बच्चा उस किताब को नहीं पढ़ सकता। क्यों नहीं पढ़ सकता? क्योंकि वो प्रकाशन बदल जाता है। क्योंकि अगर वही प्रकाशन रहेगा तो बच्चे उस पुरानी किताब को लेकर पढ़ लेंगे। ये तो वही हुआ हाइब्रिड बीज वाला सिस्टम हुआ कि एक बार अगर आप बो देंगे तो काट लेंगे, दोबारा अगर उसको आपने बो दिया तो उतना फल नहीं देगा, उतना क्या 50% फल भी नहीं देगा। तो आप समझ सकते हैं कोई हाइब्रिड वाला सिस्टम हो गया कि नहीं 50% भी वो फल नहीं देना है। तो यानी कहने मतलब अगली बार नई किताब ही लगनी है। यानी कहने का मतलब अब आप समझ सकते हैं कि गरीब मजदूर वर्ग से आने वाला व्यक्ति जो शायद 400 रुपये 500 रुपये कमाता होगा रोज़, क्या वो 1000 रुपये मिनिमम से लेकर 2-2,5-3 हज़ार रुपये मंथली फीस, कन्वेंस फीस, 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये एग्ज़ाम फीस, इसके अलावा अन्य फीस जो उसमें लगा दी जाती हैं, ये तो चलिए ड्रेस, टाई, बेल्ट, आई कार्ड भी स्कूल से ही मिलता है। इसका भी पैसा 200 रुपये का जो टी शर्ट आना होता है, 2000 रुपये का टी शर्ट मिलता है। अब आप समझिए, वो भी स्कूल से मिलेगा। यानी स्कूल है या एक दुकान, अब उस दुकान से शिक्षा बिक रही है या सामान बेचे जा रहे हैं, आपको फैसला करना है। फैसला आपके हाथों में है। चलिए, ये तो बातें हुई। अब सरकार इसमें क्या कर रही है? सरकार इसमें क्यों नहीं हस्तक्षेप करती? जैसे कि आप जानते हैं दबाव समूहों का अगर आपने नाम सुना होगा, तो ये दबाव समूह इसीलिए बनते ही हैं कि इन राजनीतिक दलों को से मिलकर, हमने पहले भी अभी वीडियो में बताया आपको कि ये चूँकि राजनीतिक दल जितने हैं, इनके जो नेता हैं, इनके विद्यालय हैं, इनके प्रकाशन है, इनके सब कुछ है, तो कौन अपने खिलाफ कानून बनाने जाएगा? इन राजनेताओं को हमारे जब सैलरी बढ़ानी होती है तो कुछ नहीं करना, हाथ उठाना है केवल कि हाँ सैलरी बढ़ानी है, और वैसे तो बाइकाट कर जाएंगे, वॉकआउट कर जाएंगे, लेकिन सैलरी बढ़ाने वाले दिन वॉकआउट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पर सैलरी बढ़नी है। तो आप समझ सकते हैं कि कौन, चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, ऐसा नहीं है। दोनों के स्कूल्स हम अपने आसपास में हम देख सकते हैं कि जितने भी विद्यालय हैं उसमें 70% विद्यालय या तो अभी वर्तमान राजनेता के हैं, या तो पूर्व के राजनेता के हैं, या किसी बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट्स के हैं, या हो सकता है कि इसके बाद अगर बचेगा तो जो बिजनेसमैन है, आजकल बिजनेसमैन भी स्कूलों में इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है स्कूलों में करने लगे, क्योंकि स्कूल से अच्छा बिजनेस कहीं नहीं होने वाला है। क्यों? एक चीज़ और, सम्मान की भी ज़रूरत है। तो स्कूल एक सम्मान का भी प्रतीक है, गुरुजी हैं। अब अगला मैटर फंसता है टैक्स का। अब टैक्स के बारे में ज़्यादा हम कह नहीं सकते, क्योंकि GST नाम सुना ही होगा आपने। शिक्षा विभाग है तो थोड़ा सा हो सकता है ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है। अब कैसे हो सकता है यह चर्चा का विषय नहीं है। चलिए, लोन भी आसानी से मिल जाता है, वो भी छूट पर, क्योंकि विद्यालय बनवाया जा रहा है। अब आप समझिए, जो विद्यालय हमने बनवाया, अब कहेंगे हमने कब बनवाया, क्यों बनवाया? क्योंकि बिल्डिंग जब बनती है तो बिल्डिंग फीस तो कौन देता है? अभिभावक देता है ना। यानी कहने का मतलब हुआ कि उस बिल्डिंग पर स्कूल का हक नहीं होना चाहिए, उस बिल्डिंग पर अभिभावक का हक होना चाहिए। ज़मीन अपनी ले ले,
स्कूल, क्योंकि ज़मीन स्कूल की है। भाई अभिभावक तो पूरी तरीके से एक एक, अगर उसमें पेंट भी किया गया, अगर उसमें कील भी ठोकी गई, तो उसका पैसा अभिभावक देता है ना। जिस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर कंपनी में इन्वेस्ट हमने किया है तो सीधी सीधी बात है कि कंपनी में हमारा मालिकाना हक होना ही चाहिए। अब जिस हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसी हिसाब से जो है, याद होगा एक बार कोई कंपनी आई थी, अब नाम यहाँ पर लेना ठीक नहीं होगा, वो कंपनी यही कहती थी कि भैया आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए, हम आपको ज़मीन दे रहे हैं। अब जिस हिसाब से आप इन्वेस्ट करते तो उतनी ज़मीन आपको मिलती थी। अब आप समझ लीजिए कि वो इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट के नाम पर ज़मीन मिलती थी, यानी कहने का मतलब हो गया कि जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग उसमें पैसा किसने लगाया? पैसा लगाया अभिभावक ने। तो नियमानुसार तो बिल्डिंग पर पूरी तरीके से किसका हक है? अभी आप स्कूल में चले जाएंगे आप तो स्कूल वाले क्या कहेंगे? एक सोसाइटी का गठन है, उस सोसाइटी के तहत स्कूल चलता है और उस पर पूरा अधिकार किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सोसाइटी का है। अरे भाई, सोसाइटी भी तो इस तरीके से बनी होती है कि सोसाइटी में मालिकाना हक किसका है ये भी देख लिया जाए। ट्रस्ट बनते हैं, ट्रस्ट में किसका हक है ये भी देख लिया जाए। तो कुल मिलाकर मुद्दे वही है। इसके लिए कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि शायद हमें आप दोषी हैं, स्कूल वालों के क्या दोष हैं। अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में आया हुआ है, अगर वो खूब बिक रहा है, तो सीधी सीधी बात है कि कंपनी दाम बढ़ाएगी ही। तो सीधी बात है, अगर सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, क्यों नहीं सही है? क्योंकि सरकारें ध्यान नहीं दे रही है। और बात एनसीईआरटी की छूट रही है। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। अगर एनसीईआरटी बुक लग जाए, अभी हमने देखा है कि 2023 का एडिशन है हिंदी की बुक, अब आप समझ सकते हैं कि कितना अंतर है, कितने % का अंतर है। फैसला आपको करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा। बहुत ढेर सारे मुद्दे हमने यहाँ पर छोड़ रखे हैं आप पर, कि अगर एक अभिभावक है, अगर इस दर्द को समझ रहे हैं तो वीडियो को लोगों तक पहुँचाइएगा ज़रूर। हाँ, शिक्षा विभाग में कहीं कंप्लेंट नहीं कर सकते। एक मुद्दा और है, मुद्दा ये है कि हर बार शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत गरीब बच्चों का एडमिशन इन कॉन्वेंट स्कूलों में भी होता है। अब आप समझिए, क्या वो स्कूल में एडमिशन हो पा रहे हैं? गरीब बच्चे शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत क्या उसमें एडमिशन ले पा रहे हैं? ये तो वहाँ पर स्कूलों में देखने की बात है। और आपको बता दें कौन उसमें एडमिशन लिया उसके तहत। स्कूलों का ये कहना है कि सरकार के द्वारा पैसे नहीं मिलता सब हमको, इसलिए हम इसमें एडमिशन लेने में रुचि नहीं रखते। लेकिन कानून से बड़ा कोई नहीं है। तो अगर कानून है तो स्कूलों का एडमिशन लेना चाहिए। आय प्रमाण पत्र लगता है, आय प्रमाण पत्र यानी इनकम उसमें दिखानी है कि इतने कम इनकम वाले होंगे तब जाकर जो है एडमिशन ले सकते हैं। तो क्यों नहीं ले सकते? ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। यानी अब आप समझ सकते हैं कि किताब कापी से लेकर एक मध्यम वर्ग हाँफ रहा है। क्यों हाँफ रहा है? किसकी तरफ देख रहा है? सरकार की तरफ। सरकारें आती हैं। क्या इस चुनाव में शिक्षा कहीं मुद्दा है? क्या शिक्षा को मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए था? क्या इन प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसने के लिए हमारे लिए समय नहीं था सही? उठाइए मुद्दे को, आगे बढ़िए। अगर अब नहीं तो कभी नहीं। शिक्षा मुद्दा होना चाहिए, रोजगार मुद्दा होना चाहिए था, लेकिन शिक्षा व्यवस्था जो लूटने वाली शिक्षा व्यवस्था चल रही है उस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हों या मुख्यमंत्री जी हों, आप पॉलिटेक्निक, बीटेक या हायर लेवल की एजुकेशन में फीसों में बेतहाशा वृद्धि पर आप देख सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी हम इसी मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं कि अगर हो सके तो जो प्राइवेट स्कूल हैं इनकी जो लूट है, अगर इस पर अगर आप अपनी बात को आगे बढ़ा पाएँ तो शायद हमारा एक छोटा सा प्रयास सफल हो पाएगा। अगर हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो अच्छी लगी होगा तो लाइक करिएगा। धन्यवाद।